इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने पिछली क्लास में वैदिक लिटरेचर स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि वैदिक लिटरेचर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हमने उसको ऊपर ऊपर करके एक वन लाइन में उसको समझा था कि वो चारों चीज़ें क्या है। तो आज हम लोग उसको और एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेद से, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे, वैदिक लिटरेचर, ठीक है। फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, डेट था इसका 1500 BCE टू 600 BCE, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय था, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इसका 4 पार्ट है, उस 4 में से हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? वेद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा, वेद जो है, ये जो शब्द आप देख रहे हैं वेद, ये कहाँ से आया है? तो ये आया है संस्कृत के विद धातु से। कहाँ से? विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से। और विद का क्या मतलब होता है? तो विद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो आप कह सकते हैं कि वेद जो है वो क्या है? एक ज्ञान का भंडार है, ठीक है। ज्ञान का भंडार है कौन? वेद। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। हम वेद की बात कर रहे हैं, हम वेद की बात करें तो वेद में मैंने आपको पिछले क्लास में वन लाइन में आपको बताया था कि वेद क्या था, कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर ऋचाएँ बनाई गई, उनकी रचना की गई, यानी मंत्र को बनाया गया, ठीक है। तो 4 वेद आपने पढ़ा है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है ये कब से कब इसकी रचना हुई। मैंने क्या यहाँ पर डेट बताया है? 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। इसकी रचना हुई है 1500 से 600, सॉरी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब इस डेट, ये जो डेट आप देख रहे हैं यहाँ, इसके बीच क्या रचना हुआ है? यहाँ पे ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना की गई, ठीक है। अब आपका बच गया सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसकी रचना हो रही है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये जो डेट है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य ये इसकी रचना हुई है। किसकी किसकी? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसको याद रखिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ऋग्वेद है उसका जो काल आप देख रहे हैं 1500 से 1000, इस समय को ऋग्वैदिक समय कहा गया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कहा गया, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड कहा गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब हम लोग एक एक करके चारों वेद को समझेंगे। एक फैक्ट और आप जान लीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रही हूँ। एक फैक्ट और आप जान लीजिए, 4 वेद आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद जो है ये किनके द्वारा रचित है? तो ये आर्यों द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। कंपोज्ड बाय आर्यंस, कंपोज्ड बाय आर्यंस, आर्यों द्वारा रचित पुस्तक। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हम फिर बात करें अगर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद जो है वो नॉन आर्यंस द्वारा रचित पुस्तक है, नॉन आर्यंस द्वारा रचित पुस्तक है। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। अथर्ववेद नॉन आर्यंस, जिसको हम लोग कहते हैं अनार्य हिंदी में, और ये आर्य द्वारा रचित पुस्तक ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ऋग्वेद स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके बाकी सारे वेदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। ऋग्वेद,
ऋग्वेद। समय कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक। तो पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है कि मैंने आपको क्या बताया कि ऋग्वेद जो है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो ये आर्यंस द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद जो है कंपोज्ड बाय आर्यंस, कह सकते हैं आर्यों द्वारा रचित पुस्तक, आर्यों द्वारा रचित पुस्तक, ठीक है, आर्यंस ने लिखा है। और ध्यान में रखेंगे ये सबसे ओल्डेस्ट साहित्य है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, ये पूछता है, ठीक है, ये सवाल आता है कि सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। इसको जो कंपोज किया गया था, तो इसको कंपोज किया गया था संस्कृत में, भाषा आप ध्यान रखेंगे, इसको कंपोज किया गया था संस्कृत में, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया संस्कृत में इसका कंपोजिशन वो है। ऋग्वेद जो है उसे कहा जाता है श्रुति जन्य ज्ञान। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति जन्य ज्ञान, ठीक है। श्रुति मतलब सुनना, ठीक है, तो सुनकर, इसका मतलब हुआ सुनकर हासिल किया गया ज्ञान, मतलब सुनकर हासिल किया गया ज्ञान। अब देखिए ये भी एक डिसिप्लिन को ही दिखाता है कि इतना लंबा समय और इसकी जो रचना हो रही है, ये क्या हो रहा है? सुनकर लोग इसकी रचना कर रहे हैं। मतलब कि जैसे मैंने कोई मंत्र बनाया, मंत्र की रचना की, अब उस मंत्र को मैं अपने शिष्यों को, मैं अपने विद्यार्थियों को बता रही हूँ। कैसे बता रही हूँ? तो उसको लिख कर नहीं, उसको ओरली, उसको मौखिक रूप से मैं बता रही हूँ कि ये मंत्र है, और जो मैंने बताया फिर वो आगे जा रहा है, फिर वो उसको आगे लेके जा रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये मौखिक रूप से ये आगे बढ़ता गया। तो ये कहीं ना कहीं एक वेल डिसिप्लिन चीज़ को दिखाता है, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, श्रुति जन्य ज्ञान कहा गया, यानी सुनकर हासिल किया गया ज्ञान, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे क्या हुआ? मौखिक रूप से ये ओरली आगे बढ़ता गया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये कुछ फैक्ट आपको दिमाग में रखना है कि ये आर्यों द्वारा रचित है, श्रुति जन ज्ञान कहते हैं। और आर्यों, या आप यहीं पे ऐड कर लेंगे कि आर्यों द्वारा रचित सबसे पुरानी पुस्तक, ठीक है, कंपोज्ड इन संस्कृत में इसको कंपोज किया गया, संस्कृत में इसको कंपोज किया गया। चलो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो वेद है, यहाँ पर जो वेद बनाए गए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ऋग्वेद पढ़े तो इसको समझते हैं कि क्या हुआ इसमें? मंत्रों की रचना हुई, जिसको ऋचाएँ कहते हैं, ऋचाओं की रचना हुई। क्यों? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो आप यहाँ पर एक फैक्ट जानेंगे कि इसमें टोटल ऋचाएँ कितनी थी, कितने टोटल मंत्र थे, ठीक है। ठीक है, 10,462 इतनी ऋचाएँ थी। आपको ऋचाएँ पूछे या आपको टोटल मंत्रास पूछे, आपको ध्यान में रखना है 10,462 मंत्र थे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फैक्ट में नजर डालते हैं। 1028 सूक्त, 1028 सूक्त यहाँ पर दिया गया है। अब सूक्त क्या है इसको समझिएगा। सूक्त का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मंत्रास, ग्रुप ऑफ मंत्रास, यानी कि मंत्रों का समूह, मंत्रों का समूह, मतलब मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? 1028 सूक्त। ये फैक्ट आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे स्टार्टिंग में कि ऋग्वेद के
ऋग्वेद के हर 4 वेद आप पढ़ रहे, चारों वेद के अपने अपने पुरोहित हैं। पुरोहित से मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि पूजा पाठ से मतलब, ठीक है। पुरोहित मतलब होता है यहाँ पर कि जिनको, अगर हम ऋग्वेद के पुरोहित की बात करें, इसका मतलब उन पुरोहित को ऋग्वेद की काफ़ी नॉलेज थी, ठीक है, ऋग्वेद का काफ़ी ज्ञान था उनको, तो उनको पुरोहित कहा जाता था और ये प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। तो इसके पुरोहित जो थे उनको कहा जाता था होत्री। इनके पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्री। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको चारों वेद में मिलेंगे। जितने 4 वेद है, 4 वेद के अपने अपने पुरोहित हैं, मतलब वो अपने अपने वेद के ज्ञाता है, ठीक है। तो इसके पुरोहित हो गए कौन? होत्री। इसमें मंत्र कितने हैं? टोटल मंत्रों की रचना तो 10,462। सूक्त कितने हो गए? तो 1028 सूक्त, ठीक है। सूक्त का मतलब क्या होगा? हो सकता है आपको एक लाइन में पूछ दे कि सूक्त क्या होता है, तो सूक्त मतलब ग्रुप ऑफ मंत्राज, मंत्रों का समूह। चलिए थोड़ा हम लोग सूक्त को अच्छे से समझते हैं और याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग ईश्वर किसको मान रहे हैं? तो यहाँ पर देवता किसको मान रहे हैं? तो ये लोग प्रकृति को इन्होंने देवता माना, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, या आप देखिए इसको 2 तरह से मैं सूक्त को डिवाइड कर दे रही हूँ, ऐसे जानिएगा। ऋग्वेद जो है उसका 3 पार्ट है, ऋग्वेद के 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? शाकल, शाकल, वाष्कल, शाकल, वाष्कल और बालखिल्य, ठीक है। शाकल, वाष्कल और बालखिल्य। अगर आपने पहली बार सुना है इसको तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन चीज़ें याद हो जाएगी 4 बार लिखिएगा तो, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है ऋग्वेद का। तो शाकल, वाष्कल और बालखिल्य, ठीक है। और हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर सूक्त को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा समझिएगा। शाकल जो है उसमें 1017 सूक्त दिए गए। कितने? 1017 सूक्त, ठीक है। सूक्त अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि मंत्र बना रहे हैं। तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला इंद्र को इन्होंने बारिश का देवता माना, तो इंद्र के लिए क्या कर दिया इन्होंने? सूक्त की रचना, मतलब सूक्त। तो इंद्र के लिए वहाँ पर भी पूछता, मैं बताऊँगी कि इंद्र के लिए कितने, तो 250 सूक्त बना दिए गए, ठीक है। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त हो गए। चलिए 1017 सूक्त हो गए शाकल, बालखिल्य में 11 सूक्त। बालखिल्य में कितने सूक्त है? 11, ठीक है। तो आप अगर 1017 और 11 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1028 आएगा, ठीक है। तो आपको ये इंडिविजुअल भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है अब इसको थोड़ा पूछने का स्टाइल चेंज कर दे, आपको डायरेक्ट सूक्त ना पूछकर आपको ये पूछ दे कि शाकल में कितने सूक्त की बात की गई है, या बालखिल्य में कितने सूक्त की बात की गई है, ठीक है। अब एक आप देख रहे हैं वाष्कल में कोई भी सूक्त नहीं है, मतलब अभी तक वो आप कह सकते हैं नॉट अवेलेबल। आगे कभी ऐसा हो, जानकारी मिले तो वहाँ पर ऐड होगा, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम टोटल 1028 सूक्त पढ़ते हैं, जिसमें से 1017 सूक्त शाकल का और 11 सूक्त जो है वो बालखिल्य का। सूक्त का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मंत्राज, मंत्रों का समूह, ठीक है। तो टोटल हो गया 1028। लेकिन आपको ये 3 नाम ध्यान में रखना ही है कि ऋग्वेद के 3 पार्ट है, 3 ब्रांचेज है। कौन कौन सा? शाकल, वाष्कल एंड बालखिल्य। क्लियर है? चलो तो अभी तक आपने बहुत सारे फैक्ट आपको दिख गए होंगे यहाँ पर, तो उन फैक्ट को आपको याद कर ही लेना है किसी भी हाल में। तो ऋग्वेद फिर से मैं बोल दूँ, 10,462 मंत्रास, 1028 सूक्त। ऋग्वेद के पुरोहित कौन? तो होत्री, ठीक है। और 1028 सूक्त को 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके यहाँ पर बताया, वो आपको ध्यान में रखना। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल मीन्स व्हाट? तो कह सकता है
10 चैप्टर्स। मंडल मतलब चैप्टर्स। जैसे आप कोई बुक खोलते हैं, ठीक है, तो बुक खोलेंगे तो हर कोई भी बुक लेंगे तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, किसी में 10 चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर, किसी में 7 चैप्टर। तो ठीक यहाँ पर ऋग्वेद का भी ये क्या है, चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है वो मंडल यूज़ किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया। एग्जाम में आपको ज़्यादातर उम्मीद है कि ये मंडल ही पूछेगा, चैप्टर नहीं पूछेगा। दोनों में कुछ भी पूछो तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 10 मंडल है, यानी कि 10 चैप्टर्स की बात की जा रही है कि अलग अलग चैप्टर में क्या क्या दिया गया। तो हम लोग उस चैप्टर को समझते कि क्या क्या है चैप्टर में। मैं ऐसा करके सीरीज वाइज आपको लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ फैक्ट्स को निकालते हैं। मैंने यहाँ से आप देख रहे हैं 2 से लेकर 7 को घेर दिया, मतलब 2 चैप्टर से लेकर 7th तक। इसको हम कहते हैं गोत्र मंडल। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के चैप्टर्स को, के मंडल को हम क्या कहते हैं, गोत्र मंडल। क्लियर है, गोत्र मंडल, ठीक है। अब गोत्र समझिएगा, यहाँ पे इसको गोत्र क्यों कहा जा रहा है 2 से 7 मंडल को, क्यों? क्योंकि मैं अभी नाम लिखूंगी, जो कंपोज जिन्होंने किया है उनके नाम लिखूंगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि दूसरा चैप्टर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर जो कंपोज किया था वो थे गृहस्थमाद। इसमें जो ऋषि थे उनका नाम है गृहस्थमाद, इन्होंने इसको कंपोज किया। अब समझिएगा, जैसे इसको जब लिखा जा रहा है, सॉरी, इसको दूसरा चैप्टर जो आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं, गृहस्थमाद। अब मैंने क्या बोला कि क्या ऋग्वेद एक ही दिन में लिखा गया या 4 दिन 10 दिन? नहीं, पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था कि एक ही इंसान उसको लिख सके। क्यों? क्योंकि ये समय आप देख रहे हैं 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है, और इसी बीच में ये सब आया। अब इतना लंबा समय, तो आप देख रही गृहस्थमाद जो शुरुआत कर रहे हैं, अब इसको दूसरे मंडल को जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो उन्हीं के गोत्र के थे, मतलब सेम गोत्र के लोगों ने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे तीसरा मंडल, इसको जिसने स्टार्ट किया उसी के गोत्र वालों ने उसको पूरा फिनिश, जो कहते हैं फिनिशिंग या उसको ख़त्म करना पूरा, वो एक ही गोत्र वाले। तो ठीक इसी तरह हर एक, मतलब 2 से लेकर 7 मंडल तक एक गोत्र के ही लोगों ने उसको कंप्लीट किया। जैसे 2 का जो शुरुआत करता है उसके गोत्र वाले, 3 का उसके 4 5, तो एक ही गोत्र के हैं, इसीलिए 2 से 7 मंडल को हम कहते हैं गोत्र मंडल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसलिए अब हम पहला, 8वां, 9वां और 10वां, इसमें हम ऋषियों के नाम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साथ तो ये ध्यान में रखना है कि 2 से 7 को गोत्र मंडल कहते हैं और 2 से 7 तक के ऋषियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए। दूसरा मंडल जो है, मंडल आप ध्यान में रखें, दूसरा मंडल, इनके ऋषि का नाम है गृहस्थमाद। क्या नाम है? गृहस्थमाद। तीसरा मंडल जो है, इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्वामित्र, ठीक है। अब जैसे विश्वामित्र, अब इन्हीं के जनरेशन वाले, इन्हीं के गोत्र वाले इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, विश्वामित्र। थर्ड में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें गायत्री मंत्र, आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना, यहाँ पर क्या हो रहा है, गायत्री मंत्र की रचना की जा रही है, ठीक है। सूर्य देवता को समर्पित ये गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो आपको तीसरा वाला बहुत ज़्यादा याद रखना है, दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट ये भी पूछ देगा कि किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है, ठीक है। तो तीसरे मंडल में, और ये भी पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो किसने? विश्वामित्र ने, ठीक है। तो यहीं से आपको 2-3 फैक्ट निकल के आ गया कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की रचना कौन कर रहे हैं? विश्वामित्र कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, चौथा मंडल,
वामदेव, वामदेव, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। चौथा मंडल वामदेव, ठीक है, इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है आपका। पांचवा मंडल, पांचवा मंडल अत्रि, ठीक है, आपको सिर्फ ऋषि के नाम याद रखना है यहाँ पर। चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज, छठा भारद्वाज, ठीक है, आप सुनते हैं ये गोत्र है भारद्वाज गोत्र, ठीक है, भारद्वाज। सेवेंथ में वशिष्ठ, ये नाम आपने सुना होगा, वशिष्ठ, सातवां। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा फिर रुक जाते हैं, यहाँ तक तो आपको सिर्फ नाम याद रखना। सातवां आप देख रहे हैं वशिष्ठ, ठीक है, सातवां और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 राग्य युद्ध की चर्चा है, ठीक है, 10 राग्य युद्ध की चर्चा की गई है, कहाँ पर? तो सातवें मंडल में, ठीक है, तो सातवां मंडल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक जिस तरह से आपका तीसरा मंडल है, ठीक है। तो पहला आप याद रखेंगे कि सातवें मंडल के ऋषि के नाम याद रखेंगे वशिष्ठ, और इसमें क्या दिया गया? तो 10 राग्य युद्ध की चर्चा की गई है। थोड़ा सा हम लोग 10 राग्य युद्ध के बारे में समझते हैं कि ये क्या था, तो ऐसा समझिएगा, 10 राग्य युद्ध जो है आप देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर एक भरत कबीला हुआ करता था जो काफ़ी ताकतवर कबीला था, ठीक है, और भरत कबीले के जो सरदार थे, जो शासन जो चला रहे थे भरत कबीला को, उनका नाम था सुदास, ठीक है, भरत कबीले के जो शासन करता थे कौन थे? सुदास थे, ठीक है। अब सुदास, ये मैंने क्या बोला कि भरत कबीला काफ़ी ताकतवर था, तो सुदास जो है ये काफ़ी ताकतवर, इनका वर्चस्व था, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं भी अगर किसी का वर्चस्व रहेगा जो ज़्यादा ताकतवर, तो लोग चाहेंगे उनको क्या करें? दबाए, उसको कम करो, ठीक है। तो यहाँ पर सुदास कबीले को चुनौती देते हुए क्या हुआ? एक गठबंधन किया 10 राजाओं ने मिलकर गठबंधन किया कि चलो हम लोग क्या करेंगे? सुदास से युद्ध करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे? 10 राजाओं ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 10 राग युद्ध। तो 10 राजा एक तरफ हुए और भरत कबीला का सुदास जो था वो एक तरफ, और यहाँ पर एक युद्ध होता है, और इसका जो रिजल्ट होता है फाइनली क्या होता है कि फिर सुदास ने सबके छक्के छुड़ा दिए और फाइनली जीत सुदास की ही होती है, ठीक है। और इसी युद्ध में सुदास की तरफ से इनको जो सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट कर रहे थे वशिष्ठ, और जो भरत कबीला था जो अलग 10 राजा जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे विश्वामित्र। क्लियर है ये? और एक फैक्ट आप जान लीजिए, पहला तो ये मैंने ये बताया, और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ये फैक्ट तो आपको दिमाग में रखना ही है। परुष्णी नदी कौन सा है? जो आज के समय में जिसे हम रावी नदी कहते हैं। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं साथ में कितना सारा फैक्ट निकल कर आ गया कि क्या है? सातवें मंडल के ऋषि का नाम वशिष्ठ। सातवें मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर 10 राग युद्ध की चर्चा होती है, ठीक है। 10 राजा एक तरफ और भरत कबीले के सुदास एक तरफ, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ है ये कहाँ पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे, जो आज जिसको हम रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये परुष्णी नदी का रावी नदी का ये ऋग्वैदिक नाम है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, या किस नदी, जो आपको परुष्णी नदी दे देगा और पूछेगा किस नदी को किसे इसमें से रावी नदी के नाम से आज जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां मंडल, ठीक है। 7 हो गया, फिर 8 आपको 8 नाम नहीं जानना है, 2 से 7 आपको नाम याद रखना है। 9 मंडल जो है, 9वां मंडल जो है ये, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सोम देवता को समर्पित, ठीक है।
बस आपको दिमाग में ये रखना है कि सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है, तो आप कहेंगे 9वां मंडल। ठीक है, सोम आपको पता होगा, सोमरस आपने सुना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। ठीक है, 10वां मंडल समझिएगा क्या है। 10वां मंडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे नाम तो आपको याद रखना, लेकिन 3रा, 7वां, 9th और 10th ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना VVI लगा सकते हैं आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पुरुष सूक्त की बात की जा रही है। तो एक आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पुरुष सूक्त की बात की जा रही है और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा। वर्ण व्यवस्था क्या, वर्ण व्यवस्था मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं, जब हम लोग उसके क्लास को करेंगे, तो जब हम लोग सोसाइटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। तो उस समय वर्ण, जैसे अभी क्या होता है कि आपका जन्म जिस भी जाति में हो जाता है, जिस भी कास्ट में होता है, आप उसी कास्ट के कहलाते हैं। लेकिन उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय वर्ण व्यवस्था था। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र को बाद में ऐड किया गया था 4 वर्ण। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिल रही है किसमें, 10वें मंडल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और 10वें मंडल का कुछ और चीज़ आपने सुना होगा, एक कोट, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है कि ये जो समस्त संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, ये सब क्या है, एक गांव है। देख रहे, ग्लोबलाइजेशन की बात कितनी 1000 साल पहले की जा चुकी है। ठीक है, अलग बात है अभी हमारा 90s के समय में ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको ध्यान रखना है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये इसकी चर्चा इसको कहाँ पर कहा गया है, तो 10वें मंडल में इसकी चर्चा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 10वें मंडल में इसकी चर्चा है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो यहाँ से 2 से लेकर 7 मंडल आप ऋषि के नाम याद रखेंगे। उसके बाद फिर 9 और 10 ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, किस चीज़ों के बारे में बताया गया था। और इसको अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था में, जैसे मैंने बोला, वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। तो उस समय ये नहीं होता था कि आप जिस वर्ण में पैदा हो गए उसी वर्ण के रहेंगे, नहीं, आपका काम आपके वर्ण को डिसाइड करेगा। जैसे जो ब्राह्मण का मतलब होता था ज्ञानी, जो बहुत ज्ञानी हो, जो पढ़ाई लिखाई का काम करता था, वो ब्राह्मण होता था। अब जो युद्ध लड़ रहा है वो क्षत्रिय, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो क्या हो गया, वैश्य। तो ऐसे करके उनका वर्ण डिसाइड होता था। तो इसी में एक बहुत ही फेमस लाइन है, स्टेटमेंट है, जो हो सकता है आपको पूछ दे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता गेहूँ पीसती है, कुछ भी पीसने का काम करती, मेरी माता पीसने का, जो भी चक्की में पीसा जाता वो पीसने का काम करती। तो ऐसा ये स्टेटमेंट है, मतलब ये दिखा रहा है कि एक ही घर में 3 अलग अलग वर्ण वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वो फिर ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्म वहाँ पर वर्ण को डिसाइड करता था। ये सारी चीज़ें कहाँ दी गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ तक आपका ऋग्वेद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऋग्वेद को एक चीज़ और जान लीजिए ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद को यूनेस्को के मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ऋग्वेद क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 वेद और आगे के चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।